दोस्तों, पंचायती राज से यूपीपीएससी और यूपीपीएससी से संबंधित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये जो टॉपिक है ये एसएससी के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए और अन्य जितनी भी परीक्षाएं हैं ना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट पंचायती राज को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब अगर यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं तो एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बहुत ही सारगर्भित और संक्षिप्त वीडियो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड, जब हमारा संविधान बना था उस समय संविधान मूल रूप में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियों में था, ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारा जो मूल संविधान था, अगर उसमें हम बात करें तो कुल जो है 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 ये आर्टिकल थे। कुल कितने भाग थे? तो हमारा जो संविधान था यह 22 भागों में था, मूल संविधान, और इसमें कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं। अब हमारे पास कितने अनुच्छेद हो गए हैं? तो 448 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। जो 22 भाग थे उनकी संख्या बढ़कर अब 25 भाग हो गई है, और 8 जो अनुसूचियाँ थीं उनकी संख्या वर्तमान में 12 हो गई है। इसमें दोस्तों जो 11वीं और 12वीं अनुसूची है ये ऐड हुई है 1992 में। जब आपका जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और जब आपका 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी 1992 में ही हुआ था, तब आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो अभी तक जो अनुसूचियां हैं वो 1992 के बाद बढ़ी नहीं हैं। दोस्तों, इसी के साथ एग्ज़ाम में एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होता है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1992, ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। हालांकि ये जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये 1992 में जो है ये पारित हुआ था, लेकिन लागू हुआ कब से? तो 24 अप्रैल 1993 को, जिसकी वजह से प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी के साथ पंचायती राज अधिनियम ये भी लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इस पूरी पीडीएफ में मैंने शुरुआत में सारे वन लाइनर ही रखे हैं जो कि आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी पेड ग्रुप में। जितने भी लोग टेलीग्राम के पेड ग्रुप में हैं उनको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो आराम से आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और जितने भी वन लाइनर हैं इनको हम देखेंगे अभी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं मूल रूप में जो आपका पंचायती राज है ये कहाँ से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो सबसे पहले जो स्थानीय शासन यानी कि पंचायती राज जैसी जो व्यवस्था लागू की गई थी वो चोल वंश में लागू की गई थी। बात यहाँ पर क्योंकि चोल वंश की हो रही है, तो चोल वंश इसकी स्थापना किसने की थी? तो चोल साम्राज्य की स्थापना 848 ईस्वी में विजयालय के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, थोड़ा सा इतिहास भी जान लेते हैं। और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक ये किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं एग्जाम में। ठीक है ना, और ध्यान देना कि 1882 में एक संकल्प पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, जिसके बाद स्थानीय स्वशासन जैसी एक व्यवस्था भारत में लागू की गई थी। स्थानीय स्वशासन का मूल उद्देश्य क्या होता है ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जो आपका स्थानीय स्वशासन है, नाम से स्पष्ट है, स्थानीय मतलब लोकल और स्वशासन मतलब सेल्फ गवर्नेंस। तो यहाँ पर जो गवर्नेंस होता है, जो प्रशासन होता है, वो बहुत ही लोकल बॉडी के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि जन भागीदारी को सुनिश्चित करना, जनता भी इसमें भागीदार रहती है, और साथ ही साथ जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है ये इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है ना। और दोस्तों देखिए, इसी के साथ संविधान सभा में पंचायती राज की भूमिका पर चर्चा कब होती है? तो 1948-49 में संविधान सभा में पंचायती राज की भूमिका पर चर्चा भी की गई थी 1948-1949 में। और संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में आप देखेंगे तो जो संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व आते हैं, इनके अंतर्गत अनुच्छेद 40 में स्वशासन इकाइयों की स्थापना के निर्देश भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। संविधान लागू कब से हुआ था? तो दोस्तों आपको पता ही है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, और 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी के साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया कब? 1952 में। और राष्ट्रीय विस्तार सेवा ये लागू की गई थी 1953 में। तो इन दोनों की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसे कहा जाता है बलवंत राय मेहता कमेटी या समिति। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1957 में
B.R. मेहता या बलवंत राय मेहता कमेटी की स्थापना की गई थी। और इस कमेटी ने त्रिस्तरीय शासन को जो है, मतलब कि उन्होंने कहा था कि जो स्थानीय शासन होगा वो त्रिस्तरीय होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण समिति ये मानी जाती है जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बनाई गई थी, और इस समिति ने 3 स्तर पर पंचायत को मंजूरी दी थी। तो जो पहला स्तर था वो क्या होगा, सबसे बेसिक स्तर पर ग्राम पंचायत को चुना गया था, ग्राम स्तर पर। और इसके लिए जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, अभी होने भी वाले हैं। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा इससे बड़ा माना गया, जो इसके बड़े स्तर पर थी, वो थी जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं ना, पंचायत समिति। तो ये जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें केवल बीडीसी ही पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि एक संशोधन अभी होना था कि ये भी प्रत्यक्ष ही करवाया जाए, जनता ही इसमें चुनाव करे, लेकिन अभी तो शायद नहीं हो पाएगा। इसके बाद दोस्तों जिला परिषद, जिसके चुनाव जो हैं ये भी अप्रत्यक्ष तरीके से ही होते हैं। तो ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी उसमें ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 स्तर इसके निर्धारित किए गए हैं। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद जिला स्तर पर। ठीक है ना। और देखो दोस्तों 2 अक्टूबर 1959, ये तिथि जरूर याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली अगर आप पंचायत के बारे में बात करेंगे, पंचायती व्यवस्था के बारे में, तो 1959 का जो वर्ष है, 1959 का जो वर्ष है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्थानीय, यानी कि अगर देखा जाए तो राजस्थान का जो नागौर जिला था, यहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना प्रायोगिक तौर पर की गई थी। तो देखा जाए तो एक बहुत ही छोटे स्तर पर इसका प्रयोग किया गया था नागौर में। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और जब यहाँ पर देखा गया कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2 अक्टूबर, 9 दिन के बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश ये पहला राज्य बना जहाँ पूरे राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। प्रधानमंत्री आपको पता है ये 9 दिन में तो बदले नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। ठीक है ना। और दोस्तों इसके बाद एक समिति और बनाई गई थी, और ये भी स्थानीय शासन पर ही आधारित थी। इस समिति का नाम है अशोक मेहता समिति, जो कि बनाई गई थी 1977 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में कई बार यह पूछा जाता है कि जो अशोक मेहता समिति है, इसने स्थानीय स्वशासन को कितने स्तरों पर मंजूरी दी थी। तो एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। अभी यूपी पीसीएस की किसी परीक्षा में ये प्रश्न आया था 2-3 साल पहले, जिसमें यह कहा गया था कि बलवंत राय मेहता का जो स्थानीय स्वशासन था वो कितने स्तरों पर था, और अशोक मेहता ने उसमें क्या सुधार किया था। तो देखो बलवंत राय मेहता ये तो आए थे 1959 में, जिन्होंने कहा था कि जो स्थानीय स्वशासन होगा वो 3 स्तरों पर होगा, मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन जब अशोक मेहता समिति बनी तो उन्होंने कहा कि नहीं, 1977 में अशोक मेहता समिति ने कहा कि जो स्थानीय स्वशासन होगा वो 2 स्तरों पर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो बात हो रही है, आपको मैंने पंचवर्षीय योजना पढ़ाई थी, और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि 4 वर्षीय चली थी, उसमें जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, और 1978 में जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसको स्थगित कर दिया गया था, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ये समय देखिए, 1977 की बात हो रही है जब अशोक मेहता समिति गठित की गई थी। यानी कि जब इस समिति की रिपोर्ट आई 1978 में, तब जनता पार्टी की ही सरकार थी। और इस समिति ने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि बलवंत राय मेहता ने जो कहा है कि 3 स्तरीय होना चाहिए, उसकी जगह इन्होंने द्विस्तरीय प्रशासन की बात कही थी। ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एग्जैक्टली चीज़ें आप जब सुनते हैं ना तो आपको याद हो जाता है, लेकिन आप भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही फंक्शन करता है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये लेक्चर अगर आप दोबारा देख लेंगे तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अशोक मेहता समिति ने क्या कहा था? उन्होंने प्रशासन की जो बात कही तो उन्होंने कहा था कि त्रिस्तरीय नहीं बल्कि द्विस्तरीय प्रशासन होना चाहिए। ठीक है। और ये जो द्विस्तरीय प्रशासन की बात उन्होंने कही थी, तो पहले स्तर पर उन्होंने कहा था कि जिला परिषद होना चाहिए, दूसरे स्थान पर मंडल पंचायत होनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद 1985 में जीवीके राव समिति का गठन किया गया। जीवीके राव समिति, तो जिला परिषद को यहाँ पर अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान मिला था जीवीके राव समिति में, बाकी कोई खास बदलाव नहीं मिला। इसके बाद आती है 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति। तो एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछा जाता है कि जीवीके राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और थुंगन समिति, तो इनका जो कालक्रम है सही तरीके से आप सेट करिए। तो याद रखिएगा, राव समिति 1985,
सिंघवी समिति 1986 और थुंगन समिति 1988 में बनी थी। तो इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे तो भूलेगा नहीं, ठीक है। तो LM सिंघवी समिति कब बनती है? 1986 में। और इन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं जो हैं इनको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, जो कि आगे चलकर कब मिला था? 1992 में, ठीक है ना। इसके बाद थुंगन समिति गठित की गई 1988 में। तीनों स्तरों पर जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की बात कही गई थी थुंगन समिति के द्वारा, जो कि गठित हुई थी कब? 1988 में, ठीक है ना। और दोस्तों इसी के साथ थुंगन समिति ने सिफारिश की थी महिलाओं के आरक्षण के बारे में, और हर राज्य में वित्त आयोग की सिफारिश भी की गई थी। अब देखते हैं पंचायती राज के जो संवैधानिक चरण रहे थे, तो यहाँ से 1989 से हम देखते हैं। तो 1989 में क्या होता है कि 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो पेश किया जाता है, लेकिन राज्यसभा में यह पारित नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? राजीव गांधी जी थे। तो ध्यान देना कि 64वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया था 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में, लेकिन राज्यसभा में यह पारित नहीं हो पाया। इसके बाद 1989 में ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। तब जो सरकार थी बदल चुकी थी, सरकार आ गई थी किसकी? बीपी सिंह की सरकार आ गई थी, ठीक है। हालांकि दोनों घटनाएं आप देख रहे हैं 1989 की ही हैं, लेकिन जब 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इसके बाद प्रधानमंत्री बदल गए, बीपी सिंह की सरकार आती है, तो उन्होंने क्या कहा था? राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आता है 1992 का ऐतिहासिक वर्ष, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वर्ष 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो पारित किया गया और पास भी हुआ। और इसी के साथ 24 अप्रैल 1993 यानी कि अगली साल 73वां संविधान संशोधन विधेयक लागू कर दिया गया और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी मिल गया, ठीक है। तो वर्तमान में जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है, अगर उसको आप देखेंगे तो फिलहाल हमारी जो इस समय स्थिति है वो इस प्रकार से है कि त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। आपको पता ही है कि ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिले स्तर पर चुनाव होते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर काम करती है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर काम करती है, और साथ ही साथ जो जिला पंचायत है जिला स्तर पर काम करती है। हर स्तर पर 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और हमारी जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनका समय कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और अगर पंचायत बीच में किसी कारणों से भंग होती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन का प्रावधान भी किया गया है। और पंचायतों को राज्य की संचित निधि से अनुदान की व्यवस्था है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। पंचायतों को राज्य की जो संचित निधि होती है वहाँ से अनुदान मिल सकता है। और 73वें संविधान संशोधन के बाद सबसे पहले जो पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था वो ये मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे कि जब 1992 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ तो उसके बाद सबसे पहले जो पंचायती राज अधिनियम था वो लागू हुआ था कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। क्लियर ना। और दोस्तों पंचायत सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है। ग्राम सभा के सदस्यों में कौन आता है? तो मतदाता सूची में शामिल सभी सदस्य जो होते हैं वो ग्राम सभा सदस्यों में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। गांव का हर व्यक्ति नहीं, जो मतदाता सूची में शामिल होगा वही आता है ग्राम सभा सदस्य में। पंचायती राज का वर्णन दोस्तों ये मिलता है भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुसूची 11 के अंतर्गत, ठीक है, ये याद रखना आप। और इसी के साथ अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक जो मुख्य बातें हैं वो यहाँ पर मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। तो आइए देख लेते हैं वन वन करके, ठीक है। तो जैसे कि अनुच्छेद 243 के बारे में बात करते हैं, तो अनुच्छेद 243 इस भाग में पंचायत की परिभाषा है। अनुच्छेद 243 ए में क्या है? ग्राम सभा के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों की जो संरचना होती है ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर, उसके बारे में बात की गई है 243 बी में। इसके बाद अनुच्छेद 243 सी है, तो पंचायतों की संरचना और कार्यकाल को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 243 डी, ये जो SC ST और फीमेल्स हैं उनके लिए सीटों के आरक्षण की बात इसमें कही गई है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 243 ई है इसमें पंचायतों का कार्यकाल बताया गया है 5 वर्ष और उनके विघटन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है 243 एफ, ये सदस्यों की अयोग्यता के मानदंड को निर्धारित करता है। जी 243 जी, ये पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। 243 एच, पंचायतों को कर, शुल्क और उपकर लगाने की शक्तियाँ देता है। 243 आई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो राज्य वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है, जो पंचायतों की वित्तीय समिति की समीक्षा करता है। तो ये याद रखिएगा 243 आई का जो मतलब है वो राज्य वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों 243 जे पंचायतों के खातों का लेखा परीक्षण ऑडिट के बारे में बात करता है।
243 के पंचायतों के चुनाव का संचालन करता है। 243 एल यह प्रावधान करता है कि यह भाग कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। और 243 एम पंचायतों के कानूनों को बनाए रखने की बात करता है। और 243 एन यह प्रावधान करता है कि भाग एक्स यानी कि भाग 9वां IX भाग 9 पंचायतें और भाग 9A नगर पालिकाओं की स्थापना के बावजूद कुछ कानूनों को जारी रखा जाएगा। ठीक है ना। तो देखो भाग 9 में क्या है, पंचायत के बारे में है। भाग 9A में क्या है, नगर पालिकाओं के बारे में वर्णन मिलता है, याद रखिएगा। और 243 O में क्या है, यह निर्धारित करता है कि पंचायत के चुनाव से संबंधित मामलों में अदालतों का हस्तक्षेप नहीं होगा सिवाय चुनाव याचिका के। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट आपका लेक्चर है। इससे बाहर कुछ और पूछा नहीं जाता है। कुछ वन लाइनर हैं जो कि आपको PDF में मैंने दे दिया है, इस वन लाइनर को आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।